क्षत्रिय है, कोई राजा है, कोई ठाकुर साहब है, कोई जमींदार है, वो बेईमान। ये नेता है तो भ्रष्ट है, चोर है, वो बेईमानी करता है, करप्शन से पैसा लाता है। क्या राजनीति में सफल होने के लिए पैसा, पावर, चमचागिरी, जी हजूरी, चरण वंदन ये सब जरूरी है? ब्राह्मणवाद खतरा पैदा किया ऐसा मैं नहीं मानता। अगर ब्राह्मण जाति में जन्म लेने को मैं गर्व महसूस करता हूँ। मैं आपके मजहब का बहुत सम्मान करता हूँ, उतना ही जितना आप मेरे धर्म का सम्मान करते हैं। वो उसके साथ उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर उसका नाम रुखसाना करके और उसके साथ वो निकाह करना चाह रहा था कि मैं एंटी मुस्लिम हूँ या मैं एंटी क्रिश्चियन हूँ। तो देखिए, मैं कहता हूँ कि सच के लिए लड़ने का अधिकार तो सबको है। हिंदू धर्म में क्षत्रिय जाति की लड़की है तो इतना पैसा, ब्राह्मण जाति की है तो इतना पैसा, सिख लड़की है तो इतना पैसा मिलेगा। फोर्सफुली धर्मांतरित करने का अधिकार किसी को नहीं है, जो जशपुर जिले में निसंदेह मिलता है। अच्छा, राजनीति में जो आपका मास्टर प्लान है भविष्य को लेकर के, उसके बारे में कुछ बताएंगे? क्या है मास्टर प्लान? ये है कि नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र बिंदु और आप देख रहे हैं पाताल लोक। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं, सरगुजा के युवा नेता भी हैं। नाम उनका है वेदांत तिवारी जी। सामाजिक मुद्दों पे वे काफ़ी मुखर रहते हैं। वे सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। आज हम उनके स्कूल, कॉलेज लाइफ, आम जिंदगी, आम जीवन, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में राजनीतिक यात्रा, उनकी जीवन में चुनौतियां, उनके आने वाले भविष्य की योजना, इन सभी मुद्दों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले स्वागत करते हैं श्री वेदांत तिवारी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे आप सभी को, पूरे पाताल लोक परिवार को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई। आपको भी सर बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद। सर, शुरुआत करेंगे हम आपके स्कूल और कॉलेज लाइफ से। वो ज़िंदगी ऐसी है कि जो छुपा हुआ रहता है। अब जब आप आम जीवन में आए, उससे पहले आपकी जो निजी जीवन थी, बहुत ज़्यादा किसी ने फोकस किया नहीं था। तो उस पे हम बात करें कि आप कैसे, किस किस विभागों में सक्रिय थे, कॉलेज और स्कूल की लाइफ आपकी कैसी रही, अगर संक्षिप्त में बताएं। प्राथमिक शिक्षा मेरी अंबिकापुर में चांदनी चौक के पास एक विक्टोरिया पब्लिक स्कूल है। तो मैंने KG1 से 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई वहाँ की। फिर 8th 9th 10th 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मैंने मल्टीपर्पज स्कूल से किया। 11वीं 12वीं मेरा मैथ से था और चूंकि पूरी पढ़ाई यहीं हुई। और फिर प्राथमिक शिक्षा आप कह सकते हैं कि पूरा अंबिकापुर में, वो कहीं बाहर नहीं। कॉलेज भी पूरी की पूरी। हाँ। तो उन दिनों में पीजी कॉलेज जी हुआ करता था। जी जी। पीजी कॉलेज का कोई यादगार किस्सा कुछ सुना पाएंगे क्या? क्योंकि जब बहुत से- युवा होते हैं हम, तो बहुत से कोई एक किस्से अच्छा हैं। किस्सा सुनाया। देखिए, वो एक कच्चा उम्र होता है। मैं जब PG कॉलेज पहुंचा तो मेरा उम्र 18 वर्ष था। 11वीं 12वीं के दौरान ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव हो गया। 12वीं क्लास में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग 2 रुपए के रसीद से सदस्यता देते थे। एक सदस्यता अभियान चलता है, विद्यार्थी परिषद की सतत प्रक्रिया है। तो उसके तहत मैंने सदस्यता लिया और अंबिका मल्टीपर्पज इकाई का काम देखने लगे विद्यार्थी परिषद का। जैसे ही 12th हुआ तो नेतागिरी का चस्का लग गया था। समझ में नहीं आता था लेकिन अच्छा लगता था। तो कॉलेज में गए तो PG कॉलेज में AVP में काम करना शुरू किए और बहुत से बड़े भैया थे उस समय, उन लोगों के मार्गदर्शन में काम करना शुरू किए। और फिर कॉलेज के कई मोमेंट, आंदोलन और चक्का जाम, विद्यार्थियों के हित के लिए आवाज़ उठाना, स्कूल कॉलेज फीस को कम करवाना, एडमिशन्स को थोड़ा और डिले करवाना ताकि और बच्चे जल्दी से एडमिशन ले सकें, मतलब बुनियादी सुविधाओं के लिए हमेशा विद्यार्थियों के बीच में आवाज़ बुलंद करते थे हम लोग। और उस दिनों की बहुत सी स्मृतियां हैं। जैसे NSS में थे हम लोग। अच्छा। तो NSS में शामिल होकर कॉलेज इकाई की तरफ से हम लोगों को ले गया था कोयली जोर, एक गांव है अजबनगर के पास, सूरजपुर जिले में। तो वहाँ हम लोगों ने बड़ा बदमाशी किया तो हम लोगों को भगा दिया गया वहाँ से। तो हम 4 बच्चे को निकाल दिया गया था। तो उस समय तो बड़ा आवेश में था कि सर ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि सर एकदम सही थे अपने जगह पे, हम गलत थे। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सी स्मृतियां हैं कॉलेज टाइम के। और मैं मानता हूं कि एक विद्यार्थी का स्वर्णिम काल रहता है, एक विद्यार्थी जीवन, खासकर कॉलेज।
है। तो कॉलेज में बहुत ही अच्छा समय बीता और छात्र राजनीति करते करते फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव वहीं से हुआ। अच्छा, हमें ये पता है कि आपके पापा जी गवर्नमेंट जी कर्मचारी जी। हैं। तो अक्सर हाँ देखा, मेरे भी पिता शिक्षक रहे। तो एक ना ऐसे ही अपने आप एक प्रेशर सर पे आता है कि हमारे यहाँ अगर गवर्नमेंट कर्मचारी कोई है तो हमारे ऊपर ही प्रेशर अपने आप बनता है कि सरकारी कुछ कर्मचारी बनो, तुम कुछ करो। तो ऐसा कोई प्रेशर आपके ऊपर था? बहुत ज़्यादा था। मैं आपको बताऊं कि मैं सार्वजनिक जीवन की बात करिएगा तो शुरुआत होती है जो 2009 से विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ, हाँ। और फिर 2010 से फुल सक्रिय हो गया। 16-17 साल मान लीजिए आप हो गए हैं। तो क्या हुआ कि पिताजी चूंकि शासकीय शिक्षक थे हम्म। और मेरे से दो बड़ी बहनें थी, हम्म। और पिताजी ने बड़ा, कह सकता हूँ मैं कि बड़ा भाव के साथ हम लोगों को पाला। एक शिक्षक, आप समझ सकते हैं कि उसकी वेतन कितनी होती है। तो बड़ा भाव के साथ, लेकिन किसी भी प्रकार की शानो शौकत में हम लोगों को कमी नहीं किया। तो पिताजी की इच्छा थी कि तुम गवर्नमेंट सर्विस में जाओ। खासकर मेरे घर परिवार में 10-12-14 लोग पुलिस विभाग में हैं। तो उनका इच्छा था कि पुलिस विभाग में जाओ। लेकिन मैं जब परिवार के लोगों की निजी जीवन देखता हूँ कि उनके पास परिवार के लिए समय नहीं है और लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो मेरी पुलिस में जाने की इच्छा नहीं थी। फिर इधर नेतागिरी की लत लग गई थी। अच्छा लगता था मुद्दों के लिए आगे बढ़ना, लोगों के लिए काम करना, लोगों की मदद के लिए उपलब्ध रहना। तो मैं पिताजी से 3-4 साल तो वैचारिक संघर्ष चले पिताजी से अच्छा। कि क्योंकि उनकी इच्छा के विपरीत था। उनका कहना था कि हम लोगों के घर में कोई राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं किया, कोई सरपंच नहीं रहा है, तुम कहाँ इस क्षेत्र में चले गए, इस क्षेत्र में कोई करियर नहीं है। लेकिन 4-5 साल के संघर्ष के बाद अंततः जब देखे कि स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं सामाजिक ख्याति बढ़ रही है और काम अच्छा करता है, कहीं गलत चीजों में नाम नहीं आती, और अपने जीविकोपार्जन की व्यवस्था खुद से कर लिया है अपने पैरों पे, तो फिर पिताजी की अंततः सहमति मिल गई कि जब कर रहे हो तो मन लगा कर करना और पूरी ईमानदारी से इस रास्ते पर चलना। तो यहाँ से शुरुआत हो गई। तो अभी फुल टाइम राजनीति में आप हाँ, समय अभी देते फुल हैं? टाइम आप बोल सकते हैं कि 24/7 राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के अलावा एक निशुल्क हम लोगों का एक एनजीओ है, हेल्पिंग हैंड्स एक संस्था है, अच्छा अच्छा। मैं उसका अध्यक्ष भी हूँ। ओके। और ये हम लोग 2015 से एक निशुल्क रक्तदान एनजीओ है। ये मतलब आप देखिएगा सरगुजा संभाग में थैलीसीमिया और सिकलिंग के पेशेंट बहुत हैं जिनके शरीर में खून नहीं बनता। तो उनको खून दिलाने के लिए हम लोगों ने 2014, मैं और मेरे मित्र शानू कश्यप जी, वो दोनों ने, हम लोगों ने मिलकर इसके नींव रखा, और उसके माध्यम से भी आम लोगों के बीच में काम करने का मौका मिलता है। प्रतिदिन 2-4-6 लोगों की मदद, खून दिलवाना हुआ या स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कई काम रहते हैं तो वो कर पाता हूँ, तो खुशी मिलती है उससे। अच्छा, इन सब कारणों से देखा जाता है कि युवाओं में ना आपका अच्छा पकड़ है, आजकल के युवाओं में। तो इसमें ना मेरे मन में एक सवाल आता है, एक बड़ा गंभीर सवाल है कि जब युवाओं से आपका कनेक्शन ना जब दिल से होता है, तो कई युवा ऐसे होते हैं जो अपने मन की बात बड़ी बड़ी बेहिचक आपसे बात कर लेते हैं। कोई ऐसा कभी लड़का आपके जीवन में आए क्या जो बोले हो कि भैया मैं उससे प्यार करता हूँ, भगा के शादी करवा दो ना यार, मदद करो? ऐसा कुछ हुआ क्या? हाँ? ऐसा एक वाकया है, अरे बहुत पुराना तो नहीं है, आप कह सकते हैं 5-6 साल, कोविड के पहले का है। अच्छा, अभी हाल ही की हाल, बात है। कोविड मतलब 5 साल बोल दीजिए हाँ। आप। मेरा एक मित्र है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। हाँ हाँ बिल्कुल। उनका एक प्रेम प्रसंग का मामला था अच्छा अच्छा। और वो शादी करना चाहते थे और लड़की के घर वाले सहमत नहीं थे। ओहो। तो मित्र था, आकर बोला कि ऐसा ऐसा बात है और तुम लोग मेरे मित्र हो, सहयोग करो। तो मैं बोला कि मैं सहयोग करूंगा, लेकिन अगर तुम जीवन भर उस लड़की के साथ निर्वाह करोगे खुशी खुशी, इसका वादा करते हो तो ही, क्योंकि किसी भी बच्ची का, किसी लड़की का जीवन खराब नहीं होना चाहिए। जीवन भर खुशी से रहोगे तो प्रॉमिस किया। तो हम लोगों ने उसके घर वालों की सहमति के बगैर उसका विवाह संपन्न करवाया, और घर वालों ने तात्कालिक, उस समय तो रोष था, लेकिन बाद में आज बड़ा अच्छा लगता है कि उन लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखद है। और जो हमारी भाभी जी हैं, उनके माता पिता लोगों का भी बड़ा संलिप्तता, आना जाना सब कुछ है। तो शुरुआती कुछ क्षणिक नाराजगी जरूर थी हम लोगों से भी, ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, लेकिन आज बड़ा अच्छा लगता है जब देखता हूँ उनके बच्चे, मेरे मित्र के 2 बच्चे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, ये बड़ा संतोष भी मिलता है। उसमें कभी हाथापाई तक का नौबत वगैरह कुछ आया नौबत वैसा आया था, मुझसे नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन मेरे 1-2 मित्र हैं, उन लोगों से कुछ हाथापाई की नौबत आई थी, लेकिन उस मामले को हम लोगों ने माफी मांग कर खत्म किया कि बात ना बढ़े। तो ये हुआ था एक वाकया।
अच्छा, आप घूमने फिरने के बड़े शौकीन हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा। बहुत। तो ऐसे में जब कहीं घूमने फिरने आप पूरे भारतवर्ष में निकले हो या कहीं दूसरी जगह कभी गए हो, तो ऐसा कोई घटना याद आता है कि जो स्मरणीय हो एकदम से, वो आपके लिए ना शॉकिंग था, अरे यार ये कैसे हो गया है, अच्छा या बुरा, कुछ भी, कोई ऐसा कुछ याद आता है? देखिए, मैं आपको ना, वैसे मैं बताऊं, मेरे घूमने का यात्रा जो है वो आप मान सकते हैं 2016 या 17 से शुरू हुआ। घूमने का बहुत शौकीन हूँ, मतलब उत्तर भारत, हम्म। पूर्वोत्तर भारत, अच्छा। दक्षिण भारत, इधर की यात्रा बड़ी हुई है। तो एक दो वाकया ऐसे हैं, जैसे कि कभी पिछले गुजरात साल साइड नहीं जाना हो रहा है? गुजरात में नहीं गया हूँ, मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ तो मैं गुजरात नहीं गया हूँ, आपके और तो उसकी यात्रा बन रही है मई आपके सभी बड़े लोग तो गुजरात से ही हैं। में। हैं हमारे पार्टी के, हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से हैं। उधर नहीं गया हूँ, लेकिन मई की प्लानिंग है कि जाना है उधर। मैं आपको एक वाकया बताऊं कि मैं पिछले साल हिमाचल प्रदेश में एक जिला है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, जी जी। बहुत ही मतलब आप बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे दुर्गम जिला है। आप कहें कि वो एक तो बहुत ऊंचाई पर है, 15,000 16,000 फीट की ऊंचाइयों पर है, और दूसरी बात, वहाँ के लोगों की जीवन बड़ी कठिन है। मैं पिछले साल, मतलब आप कह सकते हैं, हम 3 लोग यहाँ से यात्रा पर गए। चंडीगढ़ से हम लोगों की सड़क मार्ग से यात्रा शुरू हुई, शिमला होते हुए हम लोग गए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। आप कभी सर्च करिएगा गूगल में, किन्नौर की घाटी जो है बहुत खतरनाक है। टेम्परेचर भी उस समय कोई 3 या 4 रही थी, गर्मी के दिन का बता रहा हूँ। रात में -2 तक जाता था, लेकिन दिन में 4-5 के लगभग टेम्परेचर रहता था। मैं वहाँ के लोगों का जब कठिन जीवन देखा, और मुझे खुद व्यक्तिगत रूप से प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी वहाँ, ऊंचाई के कारण। और जैसे खाना नहीं खिलाता था, मुझे लगता था ऐसा क्या हो गया कि मैं 3 टाइम 4 टाइम खाने वाला इंसान, मुझे भूख क्यों नहीं लग रही है। तो ये मुझे एक समस्या हुई। लेकिन वहाँ के लोग बताए कि भैया आप जहाँ से आए हैं, आप मान लीजिए 2,000-2,500 फीट से आए हैं, आप सीधा आ गए 16-17,000 फीट। तो इसको बोले कि हाई एल्टीट्यूड का एक प्रॉब्लम होता है, तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं, तो ये आपको हो गया है। तो ये वाकया था जो मेरे को ना पहाड़ पर जाने से ना अब रोकता है कि आप पहाड़ पर ना जाओ। अच्छा, तो ऐसा कुछ मेन पार्ट में भी होता है क्या? मैन पार्ट में बिल्कुल नहीं, मैन पार्ट में कभी नहीं हुआ। छात्र जीवन में हम लोगों को याद है, जब मैन पार्ट से हम लोग नीचे उतरते थे तो कान में सूं ऐसे करके बजता था, आवाज करता था। लेकिन अब उतनी ऊंचाई पर जा चुके हैं, 16-17,000 फीट, मतलब कुंजुम पास एक एरिया है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही, वो इतना हाइट पे है कि वहाँ हर 12-15-16 मिनट पे मौसम बदल जाता है। धूप है, अचानक से बर्फबारी शुरू हो जाएगी, फिर बारिश शुरू हो जाएगी। तो मैन पार्ट में वो नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से मैन पार्ट भी काफी ऊंचाई पर है। ऊंचाई पे है, मेरा सर पकड़ लेता है। हाँ जी। अच्छा, आप सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं जी जी। तो उन दिनों के दौरान कोई ऐसा अनुभव आपका रहा होगा जो कि एकदम से दिल को छू गया होगा, कोई ऐसा? बताता हूँ आपको क्या हुआ। 2019 में सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से रेणुका सिंह जी भारत सरकार में सांसद बनी और भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बनी। तो उन्होंने मुझे स्नेहपूर्वक बुलाकर बोला कि वेदांत, आप स्वास्थ्य विभाग का काम देख लेंगे क्या? तो मैं बोला मैम किसका? तो बोली हमारा। मैं केंद्रीय मंत्री हूँ, तो केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर स्वास्थ्य विभाग का काम देखेंगे, तो लोगों को स्वास्थ्यगत जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं या असुविधा होती है, तो आप लोगों से कनेक्ट भी हो पाएंगे और मदद कर पाएंगे लोगों को इलाज करवाने में, बेहतर इलाज उन लोगों को मिले। तो उन्होंने मुझे एक लेटर जारी करके ऑफिशियली इसकी घोषणा की। तो मैं बतौर प्रतिनिधि 5 साल काम किया। अच्छा। और उस दौर में मैं आपको कोरोना के समय का, मेरे पास हजारों संस्मरण होंगे, क्योंकि मैं 4 बजे 5 बजे भोर में सोता था। 5 बजे भोर में सोता था, क्योंकि मेरा फेसबुक पे, मैडम ने अपने फेसबुक पेज पे भी डाल दिया था मेरा नाम नंबर के साथ कि अगर सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज या सरगुजा जिले के लिए वेदांत तिवारी से संपर्क कर सकते हैं। तो नंबर वायरल होने की वजह से रघुनाथ नगर, बलंगी, वार्डफ नगर से लेकर मुझे बैकुंठपुर, सोनहत, जशपुर तक के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अभी, माननीय विष्णुदेव साय जी, उनके क्षेत्र के लोगों का, माननीय विष्णुदेव साय जी की खुद उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने फ़ोन करके मुझे बोला था कि ये आपका नंबर है और आप से संपर्क, मुझसे संपर्क करने के बाद बोले कि मेरे बंदरचुआ क्षेत्र के कुछ लोग हैं, ऐसा ऐसा समस्या है कोरोना का,
और तो मैं उन लोगों का बहुत बेहतर इलाज भी करवाया और लास्ट में रेफर होने की कंडीशन पे रेफर करवा के रायपुर एम्स करवाया उन लोगों को। तो उन दिनों जब कोरोना चल रहा था, महामारी, उन दिनों आप फील्ड पे मतलब? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 85-90 दिनों तक हम लोगों ने मतलब मैंने नहीं, हम लोगों ने, हमारे एक हाँ, समूह है, एक समूह हम लोगों ने मोदी किचन नाम कर एक संस्था चलाया और 90 दिनों तक लोगों को रोज निशुल्क भोजन उपलब्ध कराना, पानी उपलब्ध कराने का काम हम लोगों ने किया मोदी किचन चलाकर 85-90 दिनों तक। साथ ही सतत मैं सांसद प्रतिनिधि भी था केंद्रीय मंत्री जी का, तो मैं उस नाते अस्पताल में हमेशा एक्टिव रहता था। 3 बार पीपी किट पहनकर खुद कोविड आईसीयू में मैं गया, खुद भोजन चेक करना कि लोगों को गुणवत्तापूर्वक खाना मिल रहा है कि नहीं, उसके बाद पर्याप्त एम्बुलेंस की व्यवस्था है कि नहीं, क्योंकि रेफर बहुत होते थे उस समय और अस्पताल में बेडों की संख्या बड़ी कम थी। 4 बजे 3 बजे फोन आते थे वार्ड ऑफ नगर के लोगों का कि यहाँ से हम रेफर हो गए हैं, कृपया हमें बेड उपलब्ध करा दीजिए। बेड उपलब्ध करा दिए, उसके बाद लोग बोलते थे कि भैया हमारे घर से भोजन आया है, उसको हमारे बेड तक, वार्ड तक भिजवा दीजिए। ये बड़ा टास्क होता था, क्योंकि आप लेकर आ रहे हैं, कहीं आप संक्रमित हैं, आपकी वजह से कोई और संक्रमित ना हो जाए, तो बड़ी कठिन परिस्थितियां थी उस समय काम करना, चुनौती के मतलब आप मानिए कि मैं साल भर बड़ा उस समय चुनौतीपूर्ण ढंग से काम किया। अच्छा, एक दिन, कुछ दिन पहले की बात हम करें तो कोई एक पद मिला था आपको, लेकिन आप उससे इस्तीफा दे दिए और बाद में युवा मोर्चा में जगह मिला। हाँ, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये बात है 2019 की। मैं युवा मोर्चा में माननीय विश्वविजय सिंह तोमर जी, जो अभी युवा आयोग के अध्यक्ष हैं, वो उस समय युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे और उनकी टीम में मुझे जिला प्रचार प्रसार प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई थी। तो मैंने उस पद से इस्तीफा इसलिए दिया कि मैं चूंकि अभी सांसद जी का प्रतिनिधि हूँ पूरे स्वास्थ्य विभाग का, अच्छा, तो मैं दोहरी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं पार्टी के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने उस नाते अपनी इस्तीफा माननीय युवा मोर्चा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू जी को और माननीय प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय जी को और ललन प्रताप सिंह जी भाजपा जिलाध्यक्ष जी को प्रेषित कर दी थी। ये एक वाकया था और उसके बाद फिर युवा मोर्चा में कोई राजनीति नहीं थी? नहीं, इसके अलावा कोई कंट्रोवर्सी, कोई राजनीति नहीं थी, ना कोई मतभेद था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसके कारण मैंने इस्तीफा अपना सौंपा था। अच्छा, अभी जो सरगुजा की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें ब्राह्मणवाद और राजपूतवाद ये आम लोगों में चर्चा का विषय है, क्योंकि ऐसे हम लोग भी इसी शहर में रहते हैं, तो जब बातों बातों में हम सुनते हैं और समझते हैं, उससे कभी कभी ऐसा दृष्टि दिखता है आंखों में कि एक राजपूत कैडर है और एक ब्राह्मण कैडर है, आपस में टकराव है। ये सच है क्या? ये बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अब मैं आपको बताऊं। नहीं, आप चूंकि पार्टी के नहीं, मैं आपको क्लियर आप करता सच हूं, बताएं। क्लियर करता हूं। मोस्टली लोग अंबिकापुर पॉपुलेशन को आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से रिलेट करते हैं, शहरी आबादी जो है। बिल्कुल। और बाकी सरगुजा जो है हमारा, आप जानते हैं 5वीं अनुसूची लागू क्षेत्र है, ट्राइबल जनजाति बड़ी आबादी में रहती है और बहुत भोले भाले और बहुत सच्चे सीधे लोग हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम सरगुजा जिले में रहते हैं। तो चूंकि मोस्टली जैसे मेरे ग्रैंडफादर आए थे, तो बहुत है वैसा कि थोड़ा सा सब कहीं ना कहीं बाहर से आए, कोई 4 पीढ़ी पहले आए, कोई 6 पीढ़ी पहले, कोई 2 पीढ़ी पहले। तो हम जहां से आए वहाँ कास्ट की राजनीति होती है, तो वो कहीं ना कहीं सरगुजा में भी शुरू करने का लोग प्रयास करते हैं। वैसे सरगुजा में है नहीं, आपको बता दूं। अच्छा, कास्ट फैक्टर है नहीं। आप जैसा बोले अभी जो मुझे कि राजपूतवाद और ब्राह्मणवाद, मैं भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसा महसूस नहीं किया और इसलिए भी बोल रहा हूँ बहुत खुलकर कि संघ परिवार में भी हम लोग काम करते हैं। मूल हमारी संगठन जो है आरएसएस है, हमारी मातृ संगठन है और हम लोग कभी भी संघ में या भारतीय जनता पार्टी में किसी ने कभी भी मेरी जाति नहीं पूछी या आप किस जाति वर्ग से आते हैं और आपकी जाति के कितने लोग हैं यहाँ, ये बातें कभी नहीं हुई। पार्टी में मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि एक क्षत्रिय वर्ग हावी है या ब्राह्मण वर्ग हावी है। अभी वर्तमान में जो नेतृत्व है, माननीय भारत सिंह सिसोदिया जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं और माननीय किरण सिंह देव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं।
3 दशक 3.5 दशक का अनुभव है छात्र जीवन से। उन लोग अपने आप को डिजाइन करते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं एक चीज मानता हूँ कि संघर्ष करते चलिए और अपना काम करते चलिए, पार्टी देखती है और मौका देती है। अच्छा, हाल ही में ना संगठन के विभिन्न मोर्चों पर नियुक्तियां हुई हैं। हाँ जी। सरगुजा में, तो इसमें आपका नाम कहीं नहीं दिखा। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ, मेरा सवाल पूरा समझिएगा। आपका नाम कहीं नहीं दिखा और आप ब्राह्मण हैं। मोस्टली जो बड़े पद पे यहाँ हैं अभी पार्टी में, मुझे ऐसा लगता है कि राजपूत परिवार से हैं। जैसे कि अब जिला अध्यक्ष पहले भी थे, वो राजपूत परिवार से थे, अभी भी राजपूत परिवार से हैं। आपका कहीं नाम नहीं है, तो कहीं ऐसा सच में तो नहीं ना ब्राह्मण, और मतलब ये ब्राह्मणवाद ही कहीं आपके लिए खतरा पैदा किया, या फिर और कोई कारण है कि आपको कोई जगह नहीं मिला है? देखिए, सबसे पहली बात तो ब्राह्मणवाद खतरा पैदा किया ऐसा मैं नहीं मानता। अगर ब्राह्मण जाति में जन्म लेने को मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, और कोई अपराध नहीं है ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना। मैं अगर एक दलित परिवार में भी मेरी जन्म हो तो भी मैं मानता हूँ कोई अपराध नहीं है कि मेरा जन्म हुआ दलित परिवार में। तो मैं नहीं मानता कि ये उस वजह से कोई रीजन रहा होगा। मैं एक चीज मानता हूँ कि युवा मोर्चा के वर्तमान जो अध्यक्ष बने हैं या जो पूर्व के अध्यक्ष थे, दोनों पुरुषार्थी हैं, दोनों बड़ा मेहनत करके। माननीय विश्वविजय सिंह तोमर जी भी पहले अध्यक्ष थे, उस समय मैंने भी प्रयास किया था, किसी कारणवश मैं बन नहीं पाया, लेकिन वो भी बहुत सफल अध्यक्ष रहे। और वर्तमान में जो लड़के बने हैं निशांत सिंह जी, वो भी बहुत सक्रिय, लंबा 10-12 साल का राजनीतिक अनुभव है उनका भी, युवाओं के बीच में काम करते हुए आए हैं। और कोइंसिडेंस है कि क्षत्रिय परिवार से हैं, लेकिन मेहनत तो करते हैं इस विचारधारा के लिए, लगातार कोइंसिडेंस हो रहा है। अब आप कह सकते हैं कि पार्टी में उस वर्ग के लोग ज्यादा सक्रिय हैं, काम भी करते हैं, तो मैं मानता हूं जो काम करता है उसको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इसमें मेरा इस बार का जो आपने बोला कि इस बार आपको जगह नहीं मिला, तो मैं पिछले 16 सालों से युवा मोर्चा में काम कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ मेरा रिटायरमेंट का काल है। युवा मैं मानता हूँ पार्टी ने क्राइटेरिया बनाई ऐसा कि 32-33 तक युवा मोर्चा के में लोगों को सम्मिलित करने का, मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ। तो पार्टी मुझे अब कह रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाकर काम करो अब। अच्छा, मुख्य पार्टी में आ रहे, तो इसलिए मैं पार्टी में आ चुका हूँ। आप हिंदुत्व के मुद्दे पे बहुत मुखर रहते हैं। हाल ही में लव जिहाद का कोई मामला पे आप काफी मुखर देखे गए थे। तो ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरह से आप एग्रेसिव रहते हैं इस मुद्दे पे, पहली बात तो ये कि कानून एक इस हमारे देश का अधिकार देता है कि प्रेम धर्म जाति से ऊपर है कानून के हिसाब से, तो आप इसमें घुसते क्यों हैं हमेशा? क्या कारण है? या फिर और दूसरा सवाल कि एक ही समुदाय, ज्यादातर लोगों का इल्जाम है कि एक समुदाय के लोग हैं जो कि लव जिहाद करते हैं। जैसे ही लव जिहाद बोलते हैं हम, तो इंगित हो जाता है कि किस धर्म की ओर हम बात कर रहे हैं। लव जिहाद सिर्फ वो थोड़ी ना कर रहे हैं, हिंदू लड़के भी यहाँ वहाँ कर रहे हैं, क्रिश्चियन लड़के भी वहाँ से यहाँ कर रहे हैं, मुस्लिम लड़के भी यहाँ से वहाँ कर रहे हैं। तो लव जिहाद का जो शब्द का उपयोग होता है वो सिर्फ एक धर्म के लिए होता है, और आप काफी अग्रेसिव रहते हैं। क्या कारण है? क्या उनको डरना चाहिए आपसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसी शहर का निवासी हूँ और बहुत से मेरे उस कम्युनिटी के फ्रेंड हैं, आज भी हम लोग उठते बैठते हैं, बड़ा सौहार्द से रहते हैं। लेकिन मैं आपके मजहब का बहुत सम्मान करता हूं, उतना ही जितना आप मेरे धर्म का सम्मान करते हैं। तो बात जब लव जिहाद की, जैसे आपने भी कुछ दिन पहले की घटना बताई, मैं कुछ दिन पहले की घटना के ऊपर संक्षिप्त में बताना चाहूंगा आपको कि झारखंड में महुआ डांड गुमला जिला है शायद, वहां का एक लड़का, समुदाय विशेष का ही लड़का था। हाँ, वो लड़का आकर यहाँ के सरगुजा जिले के लुंड्रा ब्लॉक की एक दलित परिवार की लड़की को लेकर आया यहाँ कोर्ट में, और वो उसके साथ उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर उसका नाम रुखसाना करके और उसके साथ वो निकाह करना चाह रहा था। और लड़की के पिताजी भी आए हुए थे। लड़की को जब हम लोगों ने ट्रेस किया, पकड़ा, लड़की के पिताजी से जब पूछा कि आपकी बेटी निकाह करने जा रही है, आप सहमति देते हैं क्या? तो बोले कि मेरे को तो पता नहीं है, मेरे को तो बुलाए हैं कि कुछ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, उसमें आपका दस्तखत चाहिए, इसलिए मैं आया हूँ। तो मैं बोला आपकी लड़की आदिवासी, लड़की दलित परिवार से थी, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती थी। लड़की के पिताजी से जब हमने बात किया तो उसने असहमति जताई।
तो मैं बोला कि फिर हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, आपको आपत्ति तो नहीं? नहीं बोले कि नहीं, मेरी बेटी को बचाइए। फिर मैंने आपत्ति किया और उसके बाद मैंने सबसे पहले पुलिस को फ़ोन किया। मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक जी को फ़ोन किया और मैं बोला ऐसी ऐसी बात है, और तत्काल पुलिस आई और उस लड़की ने फिर अपना बयान दिया कि हाँ, मुझे बताया नहीं, मुझे गुमराह किया गया और ऐसा ऐसा बात था। तो देखिए, कहीं ना कहीं वो कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं लोग रिलेट कर देते हैं कि मैं एंटी मुस्लिम हूँ या मैं एंटी क्रिश्चियन हूँ। तो देखिए, मैं कहता हूँ कि सच के लिए लड़ने का अधिकार तो सबको है, बिल्कुल। ये भी संविधान कहता है। और अगर हमारे क्षेत्र की जनजातीय बहनों के साथ या जाति विशेष की बहनों के साथ या हमारी बहन बेटियों के साथ कोई गलत होगा तो उसके लिए तो वेदांत सड़क पे दिखेगा। अच्छा, एक सवाल इसी से संबंधित मैं पूछना चाह रहा था आपसे। लव जिहाद का जो एक पैमाना है, वो सिर्फ ये है क्या कि एक लड़की अलग अलग धर्म की और एक लड़का अलग धर्म का है, दोनों प्रेम विवाह कर रहे हैं, या उसको झूठ बोल कर कर रहा हो, जैसे भी कर रहा हो, या उस पैमाने पे ये भी फिट होता है कि कई ऐसी घटनाएं होती हैं इस देश में कि एक विशेष धर्म का लड़का एक हिंदू धर्म की लड़की या क्रिश्चियन धर्म की लड़की से शादी करता है, शादी करने के बाद कुछ समय तक साथ रखता है, वो साथ रखने के बाद 2 साल 5 साल, इसके बाद वो क्या करता है कि उसको बाहर करता है अपने जीवन से और दूसरी अपनी ही धर्म की किसी लड़की से वो शादी कर लेता है। तो क्या वो लव जिहाद के इस एरिया में आता है वो चीज़ या नहीं आता है? कई बार ये इस शहर की भी कई घटनाएं हैं, हम कैमरे पे उसको नहीं बताएंगे, हम अगला से हम बात कर सकते हैं उस पर। मेरा सवाल ये है कि शादी करने के 5 साल बाद साथ रहा, फिर उसे बाहर निकाल दिया अपने जीवन से, तो क्या वो लव जिहाद के दायरे में आता है? देखिए, आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात तो आप जो बोले, शादी बहुत जिम्मेदारी वाली शब्द है, विवाह। तो अगर आप किसी का हाथ पकड़ रहे हैं तो फिर निर्वाह जीवन भर कीजिए, अन्यथा ये कोई खेल नहीं है। लव जिहाद जो शब्द है, आपको बताऊं कि पूरे देश में आप देखें, एकदम टू बी वेरी फ्रैंक, ओपन आंख से देखिए तो आपको दिखेगा कि पूरे देश में साजिश के तहत ये चल रही है। और ये अभी पिछले 10-20 सालों से एजेंडागत पूरे कंटिन्यूअसली प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। कई जमात हैं, कई फाउंडेशन हैं जो इसके पीछे लगी हैं, कई पकड़े भी जा रहे हैं। हिंदू धर्म में क्षत्रिय जाति की लड़की है तो इतना पैसा, ब्राह्मण जाति की है तो इतना पैसा, सिख लड़की है तो इतना पैसा मिलेगा। तो ये क्यों करना? हम दोनों की सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो हम दोनों की संस्कृतियां अलग 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 है। तो आप अपनी जाति में शादी करिए, आप अपने धर्म बिरादर में शादी करिए, हम अपने में कर रहे हैं, ये मुद्दा ही नहीं रहेगा। तो आप तो कहीं ना कहीं अवसर देते हो हमें ना, आप अवसर देते हो और फिर उसमें जब परिवार और लड़की की आपत्ति मिलती है तो फिर तो हम लोग दिखते हैं सड़क पे। और कंटिन्यूअसली ये देखिएगा आप, सरगुजा ट्राइब्स एरिया है, खासकर छत्तीसगढ़ में भी ये पिछले कई दशकों से बढ़ा है तेजी से। और देश में तो आप लगातार न्यूज देख रहे होंगे, कंटिन्यूअसली राष्ट्रीय न्यूज पे दिख ही रहा है आपको कि डॉक्टर्स बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए बॉम्ब बनाते हुए पाए जा रहे हैं। अभी जो आपने देखा होगा दिल्ली ब्लास्ट। तो अच्छा, अपने सरगुजा संभाग में खास करके देखा जाए तो जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, जिस जिले से सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन, आप भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा जो फोकस है ना, वो एक मुस्लिम समुदाय पे बहुत तगड़ा रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ईसाई समुदाय से आंख बंद करके रखी है, जबकि धर्म परिवर्तन जो है सबसे ज़्यादा खुलेआम कोई कर रहा है तो ईसाई धर्म से ज़्यादा हो रहा है अभी की जो हमारे यहाँ कंडीशन है। और साथ ही साथ में वो उसी एरिया में हो रहा है जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि एक तो मुख्यमंत्री का एरिया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अभी भी अगर रिकॉर्ड आप उठाएंगे तो जसपुर जिले का ही दिखेगा ज़्यादा, और धर्म परिवर्तन भी आप भी जानते हैं, वैसे कभी अब नहीं बताएंगे मेरे को कुछ आप, लेकिन आप भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन भी जसपुर जिले में ही हो रहा है। तो इसको रोकने में असफल क्यों हो रहे हैं? देखिए, आप देखिएगा तो अगर आप बात करिएगा 20वीं सदी से, तो जशपुर एक बड़ा धार्मिक केंद्र रहा है ईसाई समुदाय के लोगों का। कुनकुरी जो चर्च रही है वो एक बड़ा केंद्र रही है, और शायद मैं गलत नहीं हूँ तो एक बड़ी जनसंख्या ईसाई वर्गों की वहाँ जशपुर जिले में रहती है। मेरा मानना है कि देश में सबको स्वतंत्रता, सामान्य अधिकार है, और संविधान ने जो हमको अधिकार प्रदत्त किए हैं, जो दिए हैं,
उसके तहत सबको अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। फोर्सफुली धर्मांतरित करने का अधिकार किसी को नहीं है, जो जशपुर जिले में निसंदेह मिलता है। आप देखे होंगे कि धर्मांतरण के कई मुद्दे, अंबिकापुर में ही कई मुद्दे आए हैं। 15-16 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब ऐसे मामले आते हैं संज्ञान में हम लोगों के, तो हम जरूर जाते हैं। जशपुर जिले में बहुतायत में हुआ है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। हमारी सरकार उसके ऊपर कानून बनाने जा रही है, और ये माननीय हमारे जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, और ये हमारे मोदी की गारंटी में भी था कि धर्मांतरण के ऊपर हम कानून बनाएंगे, और ये कानून अभी बनने वाला भी है। तो उससे कहीं ना कहीं बड़ी कसावट मिलेगी, आप देखिएगा। दूसरी बात, गौ तस्करी भी एक बड़ा मामला था, आप देखे होंगे, खासकर जशपुर जिले में, क्योंकि इंटर का स्टेट कनेक्शन था, वहां से जशपुर से फिर झारखंड लग जाता है। आप देखे होंगे कि अभी पिछले 2 साल में भारी कसावट हुई है गौ तस्करी में। वहाँ के चूंकि मुख्यमंत्री जी का खुद का गृह जिला है, मुख्यमंत्री जी वहां से आते हैं, और वहाँ के तत्कालीन जो पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। तो गौ तस्करी पे भी एक बड़ी रोक लगी है। निसंदेह धर्मांतरण पे भी धर्मांतरण बिल आने के बाद एक बड़ा रोक लगेगा छत्तीसगढ़ में। तो आपकी सरकार लाने की तैयारी? निसंदेह हम ये बिल ला रहे हैं। अच्छा, बीजेपी का युवा विंग और कांग्रेस का युवा विंग, इन दोनों में मूलभूत कुछ अंतर समझ में आता है? तो क्या समझ में आता है आपको? आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं हम लोगों में। जैसे एक आध लाइन में बता सकते? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला युवा एकात्म मानववाद, अंत्योदय की राह पर चलता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो प्लिंथ तैयार करके हमें दिया, हम उस प्लिंथ और उस फाउंडेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम मानते हैं कि भारत जो है हमारे लिए माता है, देश सबसे ऊपर है, नेशन फर्स्ट है, पार्टी नेक्स्ट है, सेल्फ लास्ट है। हम कांग्रेस में ये नहीं है, व्यक्ति फर्स्ट है, हम सेकंड है, पार्टी थर्ड है। ये कांग्रेस और बीजेपी में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, बेसिक, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये डिफरेंसेस है बीजेपी का यूथ में और कांग्रेस के यूथ में। अभी केंद्र सरकार के सहमति से एक बिल आया, यूजीसी, आपका क्या राय है उस पर? देखिए, मैं आपको बिल के बारे में बहुत डिटेल तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये जरूर जाना कि 2012 की ये जो बिल थी, यूजीसी यूनियन ग्रांट कमीशन, उसमें पहले एसटी और एससी कैटेगरी के लोग थे। अभी जो नया बिल आया है उस पे ओबीसी को शामिल किया गया है, ये तो एक मुद्दा कमेटी में जी। और फिर उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सी चीजें देखने सुनने को मिली, लेकिन मैं जब तक खुद पुख्ता ना हो जाऊं तो उस पे अभी बहुत ज्यादा मैं बोलने की दो लाइन इसका जो है प्रावधान मैं बता रहा हूं जिस पे विरोध हो रहा है। बात ऐसा है कि मैं भी सवर्ण समाज से आता हूं, आप भी सवर्ण समाज से आते हैं, कोई तीसरा भी सवर्ण समाज से आता है। अभी दिख रहा है कि सवर्ण समाज विरोध कर रहा है, तो लोगों को ये लग रहा है कि सवर्ण समाज अपने लिए विरोध कर रहा है, लेकिन इसका प्रावधान क्या है? पहला लाइन इसमें जोड़ा गया कि पहले SC ST ही थे उसमें, अब OBC को भी ले लिया गया उसके अंदर। दूसरी चीज, पहले जब था कि अगर कोई व्यक्ति पे कोई आरोप लगता है जी, तो अब क्या होगा कि उसको साबित करने की वक्त मिलेगा। अब क्या है कि आरोप लगा और उसको उठा लिया जाएगा, उसको कार्रवाई कर दी जाएगी उस पे। दूसरा, पहले था कि अगर मैंने झूठा आरोप आप पे लगाया तो मुझे सजा हो सकती है। अब इन्होंने हटा करके कर दिया कि अगर झूठा आरोप साबित होता है तो मैं भोला भाला बच्चा हूं, और अगर ऐसे में कोई सवर्ण व्यक्ति, स्वर्ण बच्चा पे कोई तरह का इल्जाम लग गया तो वो तो पहली बात तो साबित होने से पहले उसको कार्रवाई हो जाएगी उस पर। दूसरी बात, अगर मैं गलत साबित हुआ तो भी मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो मेरे में डर भी खत्म हो जाएगा। अब तो मैं आप पे आराम से कभी भी आरोप कुछ भी लगा सकता हूं। ये है जो मुख्य दो प्रावधान जिसपे विरोध हो रहे हैं पूरे देश में, ये दो चीजें। बाकी ठीक है, बिल लाना चाहिए, अच्छी बात है, रहना भी चाहिए समानता। ऐसे भी आरक्षण तो बहुत बड़ा मुद्दा बना चुका है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा, ना आपकी पार्टी उसमें कुछ कर पा रही है, ना कांग्रेस कर पा रही है, और मुझे उम्मीद है कि आगे कोई कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये वोट बैंक की भी तो एक राजनीति है। तो अभी दो चीजें मुख्य बात आपको मैंने बताया। तो आप अब अपने, मैं पार्टी का विचार नहीं जानना चाहता, मैं आपका विचार जानना चाहूँ कि जो बातें, पहला कि हम आरोपी को ऐसे ही बिना जांच के उठा ले, दूसरा कि अगर हम गलत आप पे आरोप लगाए तो मेरे को सजा भी ना हो, तो ऐसे तो मैं हमेशा आरोप लगाती, क्या सही है? जिन बातों को आपने कहा अगर वो तथ्य हैं
तो व्यक्तिगत मेरा मत है कि ये गलत है, इसे वापस लेना चाहिए। पार्टी आपकी जो बच कि क्यों रही है नहीं, इससे? आपने मुझे मेरा मत पूछा, हाँ, मैं पहले मैं आपको मत अपने पूछ रहा हूँ। मैंने अपना मत बताया जी जी। कि अगर ये बात है जो आप कह रहे हैं तो ये गलत है। नहीं तो ऐसा तो न्याय नहीं न्याय नहीं नहीं, देखिए, सुनिए ना सर, आप भाग रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप बिल पढ़े नहीं होंगे और आपको निश्चित जानकारी रूप नहीं से होगा। आपको मैं बताऊं तो कि अभी मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, आप जानते हैं। आप मेरी व्यक्तिगत जीवन भी जानते हैं। पिछले 25 दिनों की मेरी व्यक्तिगत बड़ी भारी व्यस्तता रही, उसका अच्छा, कारण भी आप हाँ जानते मैं हैं। समझ गया। तो मैं उसमें बहुत से मतलब आप मान सकते हैं कि मैं हाँ 25 दिन की व्यवस्था छुट्टी रहे। पे था। हाँ ये तो हो उन सकता है। विषयों पर ना मेरा अभी तक, मैं जरूर सुना व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये बातें हैं, लेकिन जब तक मैं उसमें पुख्ता ना हो जाऊं कि क्या सही में जेपीसी से जो बिल पास हुआ है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, क्या उनमें ये बिंदु हैं, अगर हैं तो क्या सही है। तो उस पे बस ये मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पे रोक स्टे लगाया लगा है, के रखा हुआ स्टे दिया है, और शायद अगली सुनवाई 19 या 18 मार्च को मुकर्रर किया है, ये जी मुझे पता जी। है। तो ये सर मुख्य दो लाइन है, चूंकि बतौर मीडिया कर्मी मैं आपको ये दो लाइन बता रहा हूँ और ये फैक्ट है। आप कभी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। निश्चित रूप से आज ही पढ़ूंगा मैं इसे। हाँ, तो ये है कि ये जो दो लाइन विरोध इसी दो लाइन का है, बाकी तो कानून तो पहले भी था, ये तो था ही। खैर अब आगे बढ़ते हैं। सरगुजा में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, अब तो सरकार आपकी 2 साल से है यहाँ, उससे पहले कांग्रेस की रही, तो उस समय तो कुछ भी आप बोल सकते थे, अब 2 साल से आप हैं। तो सरगुजा में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है अच्छा है, आप मानते हैं? और अगर अच्छा नहीं तो सुधार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, आप अगर देखें तो 25 साल का युवा है छत्तीसगढ़। पहले आप देखिए, सारे सेक्टर में बात करिएगा, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट विकल्प भी देखिएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं सरकार का आदमी हूँ या पार्टी मेरी सरकार है, मैं जिस पार्टी में काम करता हूँ। मेरी उम्र 34 साल है, तो मैं जो देखता हूँ, मैं अगर मान लीजिए 20 सालों से भी मुझे याद होता है, 20-22 सालों से स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ नहीं था। अब बेहतर है, सरकार अच्छा करने के प्रयास में है, और आप देख रहे होंगे 600 बिस्तरीय अस्पताल कंप्लीट होने को है। जी जी। पहले मेडिकल कॉलेज नहीं था, अंबिकापुर अब मेडिकल कॉलेज है, संभाग भर में एक केंद्र बिंदु है मेडिकल कॉलेज। तो दूसरी बात, कैंसर यूनिट्स बढ़ गए। आप देखिए कि कैंसर के मरीजों को कीमो रेडिएशन की सुविधाएं अंबिकापुर में उपलब्ध हो गई, जो एक बड़ा बहुत, आप देख रहे हैं जिस तरह से उपलब्धि है, इसको मैं मान सकता कैंसर हूं। जिस तरह से प्रसार हो रहा है, जैसे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये एक उपलब्धि है। तो मैं मानता हूं कि हाँ, कमियां हैं, दूर करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अंबिकापुर सरगुजा संभाग जो है, और अंबिकापुर खासकर मुख्यालय होने के नाते पूरे 5-6 जिले के लोग आते हैं अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज। जी। तो मैं मानता हूं कि ये चूंकि रेफरल सेंटर ना बने, बेहतर प्रयास हो और बेहतर काम हो, और होते दिख भी रहे हैं, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, अच्छा, जो ये खुद देखता हूँ। जी, हमारा एक निजी जो रिसर्च है वो ये बताता है कि आपका बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस में भी बहुत अच्छा पकड़ है। भविष्य में कहीं कांग्रेस में तो नहीं देखेंगे आपको? नहीं नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, सबसे पहले तो मैं इस शहर का नागरिक हूँ, तीसरी चौथी पीढ़ी हूँ, इसी शहर में पला बढ़ा हूँ, और सबके बीच उठता बैठता हूँ। कांग्रेस अपनी मूल प्रतिद्वंदी दल है भाई, हमारा जिनसे प्रतिद्वंदता रहता है वो कांग्रेस है छत्तीसगढ़ में, देश में भी। हाँ, देश में भी तो कांग्रेस के लोग भी अंबिकापुर ही रहते हैं जो, और देश में ही रहते हैं। हाँ, पुराने सहपाठी भी होंगे आपके। कई मित्र हैं, पढ़े हैं साथ में, कई बड़े भाई हैं जो कहीं ना कहीं, जिनको छात्र जीवन में जब हम लोग राजनीति की शुरुआत किए तो कहीं ना कहीं एक देखे कि हाँ, ये व्यक्ति यार बड़ा लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं, बड़ा संघर्ष करके अपने आप को उठाया है। तो कई लोगों से प्रेरणा भी मिलती हो, किसी भी दल में रहें। तो मैं मानता हूं कि राजनीतिक मतभेद जरूर हैं, मनभेद कहीं नहीं है, सब एक शहर में रहते हैं, और कहीं ना कहीं सब शहर और जिले और राज्य की बेहतरी के लिए ही काम कर रहे हैं। 5 साल उनकी सरकार थी, अभी हमारी सरकार है, तो कहीं ना कहीं शहर के लोग हैं तो उठना बैठना मिलना जुलना हो ही जाता है। और मैं मानता हूं कि स्वस्थ सौहार्द बनना रहना चाहिए, स्वस्थ बातचीत होनी चाहिए। आप किसी भी दल में हो, काम विजन स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा, ये जब दोनों पार्टियां आपस में या कैमरे के सामने या तो जनता के सामने जिस तरह से झगड़ालू प्रवृत्ति को अपनाते हैं, जब ऑफ कैमरा या फिर बंद कमरे में आप लोग मिलते होंगे तो कैसे व्यवहार करते हैं? सबसे पहली बात तो बंद कमरे मिलते नहीं,
अच्छा, नहीं मिलते हैं तो खुले कमरे में ही मिलते हैं, सार्वजनिक जैसे स्थान पे अकेले- मिलते हैं, सार्वजनिक स्थान पे मिलते हैं। उनकी पार्टी के एजेंडे कुछ और है, मेरी पार्टी का एजेंडा कुछ और है। चुनाव में मिलते हैं तो प्रतिद्वंदी के रूप में ही मिलते हैं, तलखियां भी कई बार बढ़ती हैं, और लेकिन एक मर्यादा जो चीज होती है उस मर्यादा का पालन हम करते हैं, तो हम चाहते हैं वो भी करें और बखूबी वो भी करते हैं। अच्छा, नहीं कई दोस्त आपके कांग्रेस में तो हैं, बहुत अच्छे निश्चित रूप हैं, से, मैं निश्चित जानता रूप हूं। से। तो बतौर पार्टी छोड़ करके जब आप व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलते होंगे तो आप दोनों क्या बात करते होंगे? मैं आपको बहुत एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। हाँ। खासकर जब हम मित्र हो गई, बचपन का मित्र हो या कॉलेज में साथ पढ़े हैं, और जब मिलते हैं वो किसी अन्य दल से है, तो सबसे पहली बात यही रहती है कि व्यक्तिगत जीवन पे बात होगी, राजनीतिक जीवन पे बात नहीं होगी। अच्छा, मुद्दा ही खत्म क्योंकि करते हैं। अगर हम मिले हैं और कम समय के लिए मिले हैं, तो राजनीति में क्या चल रहा है मेरा या तुम्हारा वो तो तुमको ही पता है, हमें भी पता है। व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं खासकर, मेरे बड़े मित्र हैं और हम मिलते भी हैं, कभी वो भी घर आ जाते हैं, कभी मेरा भी जाना होता है, निजी कार्यक्रमों में मिलना होता है, व्यक्तिगत जीवन पे बातें करते हैं। अच्छा अच्छा, अभी अपने सरकार, बीजेपी सरकार की 2 वर्ष लगभग पूरे, 2 वर्ष ज्यादा ही हो गए हैं। कोई एक आध दो काम आप अच्छा बताएं जो लगता है कि 2 वर्ष भी इन्होंने किया है। देखिए सरकार, अभी आप अंबिकापुर शहर को देखिए, देख रहे हैं सड़क बन गए, बिल्कुल, कहाँ बन गए? तो चलिए ठीक है, अभी देख रहा हूँ कि नहीं मतलब बन गए ना। हुए। आप देखे होंगे जितनी नाराजगी थी सड़क को लेकर शहर के लोगों में, निश्चित रूप से आम जनता वोट करती है आपको, तो वो सबसे बड़ा दायित्व है उसका कि आपको याद दिलाना। तो सड़क के काम ऑलमोस्ट नगर निगम में, मैं कल भी देख रहा हूँ, कल भी सड़क बन रहे काम थे, चल रहा है, कल भी बन रहे थे, बैरिकेडिंग लगा काम कर रहे हैं। एजुकेशन के मामले में भी आप देखेंगे तो कांग्रेस के लोगों ने हल्ला किया कि आत्मानंद स्कूल बंद कर देगी। ऐसा हल्ला किया गया ना, भूपेश बघेल ने, कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि बनाई छत्तीसगढ़ में, आत्मानंद स्कूल खोल के बंद कर देगी राज्य सरकार। बिल्कुल बंद नहीं किया गया, आज सुचारू रूप से आत्मानंद चल रहे हैं। डीएड किए हुए जो हमारे शिक्षक बंधु थे, जिन्होंने प्रदेश भर में आंदोलन किया, हाई कोर्ट के निर्देश पर उन लोगों को अपात्र किया गया था। हाँ, उनके साथ न्याय किया लेकिन सरकार ने। वो तो ठीक है, लेकिन बिना रास्ता निकाले भी तो आप ही लोग थे। आप देखिए उनका समायोजन किया गया ना, उस परिवार को कम से कम समायोजित किया गया कि चलो ठीक है, हाई कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है, लेकिन सरकार ने विकल्प बनाया उसमें। विकास के कार्य लगातार हो रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि आरक्षक भर्ती, उप निरीक्षक भर्तियां, अभी खासकर अभी मई में नोटिफिकेशंस आने वाली हैं टीचरों की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। तो जीरो टॉलरेंस के साथ प्रदेश भर में देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ की एक पहचान क्या थी देश में, नक्सल राज्य। नक्सल राज्य। मैं अपना बताता हूँ, मेरे बहन बहनोई, जब मेरी बहन की शादी हो रही थी दूसरे राज्य में, तो उस राज्य के, हमारे राज्य का परसेप्शन ही था, अरे छत्तीसगढ़ के हैं, बहुत नक्सली है वहाँ। आज सब बड़ा गर्व होता है जब देखता हूँ 40-42 नक्सली एक साथ मारे जा रहे हैं, और उनको बोला जाता है कि मूलधारा में आओ। हिड़मा की जो मौत हुई, आप देखे होंगे 8 दिन 10 दिन पहले माननीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ विजय शर्मा जी जाकर उसके घर में उनकी बैठकर उनकी मां से आग्रह किए कि उसको बोलिए वो आ जाए, सरेंडर कर दे और मूलधारा में आ जाए, लेकिन हथियार नहीं डाला। और अंततः माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने जो कहा कि 31 मार्च तक देश को, 31 मार्च तक नक्सलियों से क्लीन कर देंगे, नक्सली साफ हो जाएंगे, तो वो एक बड़ा काम हुआ। लगता है आपको 31 मार्च तक खत्म? निसंदेह। आप छत्तीसगढ़ में कितनी तेजी से देख रहे हैं, 75% नक्सली छत्तीसगढ़ में। हाँ, लेकिन अभी जो है उत्पात तो मचा ही रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि 100% में 75% नक्सल समस्या हमारे छत्तीसगढ़ में है। कुछ महाराष्ट्र में है, कुछ थोड़े तेलंगाना में है। तो छत्तीसगढ़ में आप तो देख रहे होंगे लगातार कि कितने बड़े बड़े टॉप मोस्ट जो इनके लीडर थे नक्सल, हाँ, उनकी कमर तोड़ दी गई, मारे जा रहे हैं या वापस वापस आ रहे हैं, मुख्य धारा में आ जाइए आप। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। मैं मानता हूं कि बड़ा चुनौती था नक्सल मुक्त राज्य बनाना, और इस शांति को कायम किया है माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने। तो एक बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की। अच्छा, राजनीति में जो आपका मास्टर प्लान है भविष्य को लेकर के, उसके बारे में कुछ बताएंगे? क्या है मास्टर प्लान? ये है कि सरगुजा में जन्मा हूँ, पहचान सरगुजा अंबिकापुर से मिला है, अंबिकापुर के लिए कुछ बेहतर कर सकूं, तो जीवन में संतोष होगा। जब शरीर थक जाएगा तो एक संतोष होगा कि जिस मिट्टी ने जन्म दिया, जिस मिट्टी ने नाम दिया, जिस मिट्टी ने पहचान दिया, उसके कुछ काम आ सकें, कुछ उस मिट्टी के लिए कर सकें। बस मैं मानता हूँ ये सबसे बड़ा संतोष होगा।
अच्छा, तो अभी जो राजनीति में कभी कभी ना जो परसेप्शन एक बनता है राजनीति को लेकर के आम लोगों का, नेगेटिव ही बनता है। जी। अब चूंकि वो गरीब से नहीं जान रहा होता तो वो जो बुरी चीजें हैं वो सभी बच्चे याद रखते हैं। हम्म। तो आप ये आज के युवाओं को आप क्या कहते हैं कि राजनीति में आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ। बिल्कुल। 90 के दशक से मुझे फिल्म याद है, 90 के दशक से देखना शुरू किए, तो उसमें फिल्मों में दिखाया गया नेता भ्रष्ट, हम्म। पंडित ठग, हम्म। क्षत्रिय है, कोई राजा है, कोई ठाकुर साहब है, कोई जमींदार है, वो बेईमान। हाँ, तो ये कब्जा एक कर। परसेप्शन माइंड में बना दिया गया कि नेता है तो भ्रष्ट है, चोर है, वो बेईमानी करता है, करप्शन से पैसा लाता है। तो ये परसेप्शन जो है ना, इस परसेप्शन से बाहर निकलना चाहिए युवाओं को ही नहीं, सबको। मैं अंबिकापुर शहर में पढ़ा लिखा, मैं कोई भी अनैतिक काम नहीं करता, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करता, या जिससे मैं 2 रुपए कोई अनैतिक कार्य करके या किसी के ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर मैं पैसा कमाता हूँ, नहीं, कोई अनैतिक कार्य नहीं करता। पुरुषार्थ करके पैसा कमाते हैं, दाल रोटी बड़े अच्छे से चलता है। युवाओं को आना चाहिए। बोलते हैं ना कि कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कीचड़ है, लेकिन मुद्दों को लेकर आना चाहिए सड़कों पर। राजनीतिक दल में मैं जब आया था तो मैं आइडियोलॉजिकल, मुझे भारतीय जनता पार्टी की, संघ की पृष्ठभूमि, संघ की आइडियोलॉजी मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने खुद से ज्वाइन किया। युवाओं को आना चाहिए। और देख रहे हैं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी देश का जो नाम है पूरी दुनिया में भारत को ख्याति दिलाए हैं, तो युवाओं को स्वस्थ रूप से आकर जुड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में न्योता देता हूँ, आए और जुड़े। एक आखिरी सवाल, क्या राजनीति में सफल होने के लिए पैसा, पावर, चमचागिरी, जी हजूरी, चरण वंदन, ये सब जरूरी है? इस दल में किसी भी पार्टी की बात, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीति में सफल होने के लिए पैसा, पावर, चमचागिरी, चरण वंदन जरूरी है? मेरे दल में तो जरूरी नहीं है। उसका उदाहरण बताता हूं मैं आपको। बिल्कुल। मेरे दल में आप देखेंगे आसपास में कई उदाहरण हैं। आप देखिएगा, लक्ष्मी राजवाड़े बगल के जिले से मंत्री हैं, 32-34 साल की आयु है। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास शायद मंत्री पहली बार विधायक भी हैं। फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, पहली बार चुनाव लड़ी, जीती, मंत्री हैं। विष्णुदेव साय जी पुरुषार्थ से मेहनत करके छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बोल सकते हैं आप। आप जाइएगा राजस्थान में, भजन लाल शर्मा जी पहली बार विधायक, चीफ मिनिस्टर। मोहन यादव जी चीफ मिनिस्टर। बगल में जाइए उत्तर प्रदेश जिला है, योगी आदित्यनाथ जी संत, साधु संप्रदाय से आप बोलिए भाई, गोरक्षा पीठ से जुड़े हुए, नाथ संप्रदाय से हैं। और तो आप देखिए कि हमारे दल में ये आप देखिएगा जो पुरुषार्थ करके आया है ठीक जगह पहुंचा है। उड़ीसा में देख लीजिए, हमारी सरकार नहीं थी, सरकार आई, कौन जानता था वहां के मुख्यमंत्री जी को? वास्तव में उनका नाम तो हाँ, चर्चा, लेकिन देखिए आप कि काम करने वाले को बनाया गया। आप चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देखिए ना, हमारी पार्टी ने 15 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी का नियुक्ति किया, नितिन नवीन जी का। छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे भारतीय जनता पार्टी के, बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री रहे, अभी बिहार सरकार में फिलहाल मंत्री थे। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दी। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल का युवा, तो ये पॉसिबल है हमारी पार्टी में। तो मैं नहीं कह सकता कि चमचासन से या चरण वंदन करके, चरण वंदन की परंपरा हमारे यहाँ है ही नहीं। हम भाई साहब कहते हैं, भैया जी कहते हैं। तो ये असल में लंबे समय तक एक दल ने देश पे राज किया और वहाँ शरण वंदन की परंपरा थी, तो ये परंपरा स्थापित करने का कोशिश जरूर किया गया। ये हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, तो मैं इसको एक सिरे से खारिज करता हूँ, ये बिल्कुल नहीं है। अभी सरगुजा में, या एक सवाल और मेरे मन में भी आ जी जी जी, पूछ ले रहा हूँ, सरगुजा में क्राइम जो है ना अभी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपकी सरकार है तो इसलिए मत पक्ष मत ले लीजिएगा, बिल्कुल बोलिए, ये सच है कि क्राइम बढ़ा हुआ है। कई ऐसी घटनाएं अभी हाल में हुई हैं, चाकूबाजी की, चेन स्नैचिंग की, पीट पिटाई की,
हाँ फायरिंग की, अभी हाल ही की, मैं 5-10 दिनों के बीच की बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है अभी, इस पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? हाँ, ये एक समस्या तो है कि शहर का अमन चैन थोड़ा खराब हुआ है। कहीं ना कहीं पुलिसिया कसावट की जरूरत तो है, और गश्त बढ़ाए, पुलिस थोड़ा अपने आप को दिखाने का प्रयास करे कि हाँ हम हैं, मौजूद हैं। थोड़ा देखिए, अखबार में पढ़ने पे या सोशल मीडिया में देखने पर दुख तो होता है, ये हमारा शहर ऐसा था नहीं हाँ। जैसा थोड़ा दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। फिर भी पुलिस जो है लगातार, आप देखे होंगे कि अभी एक अपहरण हुआ बच्ची का, दिन दहाड़े पुलिस ने उसको सेम डे पकड़कर ले आई। तो पुलिस कहीं ना कहीं काम कर रही है। आम नागरिक का भी दायित्व है। देखिए, मैं कहता हूं केवल पुलिस का दायित्व नहीं है क्राइम रोकना, आम नागरिक का भी दायित्व है कि हम कोई ऐसा अनैतिक कार्य न करें जिससे समाज में संदेश भी गलत जाए, शहर का, जिले का, प्रदेश का नाम खराब हो। तो हर व्यक्ति जब अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझ ले, मैं नहीं मानता हूं कि क्राइम होगा। हाँ, लेकिन कोई हथियार लेके घूम रहा हो तो उससे पुलिस ही देखिए, फिर टकराएगी। उसके लिए तो कानून को तो अपना काम करना कानून को चाहिए, काम करना करना चाहिए, चाहिए, निश्चित रूप से बिल्कुल। करना चाहिए। और इस चीज को आप मानते हैं ना कि कानून अभी तो फिलहाल की थोड़ा स्थिति गड़बड़ अच्छी शहर नहीं में तो है। दिख रहा है। दिख रहा है। शहर में थोड़ा गड़बड़, शहर में बोल रहा हूँ, हाँ, थोड़ा शहर गड़बड़, में ही। थोड़ा गड़बड़ है। गांव की घटनाएं जिसे तो पता नहीं हमारे जिसे पास आती भी सख्त नहीं। करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। तो आज मैं उम्मीद करूंगा कि आज तो हमारे सवाल खत्म हुए हैं, लेकिन सवाल अभी भी बहुत है जो आने वाले समय में और मैं बचा करके रखा हूँ आपके लिए। आप तो उम्मीद करूंगा कि फिर आप मिलेंगे आप मुझे। जब आदेश करेंगे पाताल लोक चैनल के इस स्टूडियो में, मैं जब आदेश करेंगे तो मैं पहुंच जाऊंगा। यहीं शहर में ही रहता हूँ, कोई बहुत दूर नहीं हूँ। तो और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी टीम से। और पाताल लोक मैं देखते रहता हूँ, बड़ी बढ़िया। यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ। जी जी जी। मुझसे पूर्व भी आपने कई मुझसे बड़ों का आपने हाँ। पॉडकास्ट किया है, तो उन्हें भी देखा मैंने। और अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। जब कोई अच्छा काम करता है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छा लगता है, और आप लोग एप्रिसिएशन के पात्र हैं। और अच्छा काम करते चलिए। बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय हमें दिए। आपका विशेष बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे श्री वेदांत तिवारी जी। उम्मीद करता हूँ कि हमने जो सवाल इनके पास रखा था उसका जवाब आपको सही मिला होगा। मुझे तो थोड़ी थोड़ी दिक्कत रही, परंतु आपको अगर जवाब मिला होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। इसलिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हमने पहले भी कहा था कि कुर्सी वही रहेगी, लोग बदलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।